तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7 की एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जल। देखिए, जल की महत्वता आप सभी को थोड़ी बहुत तो पता ही होगी, और आज हम जानेंगे कि जल का प्रतिशत कितना है हमारी पृथ्वी पे, और जो है जल के कार्य क्या क्या हैं, और जल कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे नदियाँ देख पा रहे होंगे, है ना। नदियों के पानी जो है वाष्पीकृत होकर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और संघनन की प्रक्रिया द्वारा जो है ये बादल बनाते हैं। और जब इन बादलों में पानी भर जाता है तो क्या होता है, वर्षण की प्रक्रिया होती है, यानी कि वर्षा होती है। वर्षा हुई तो ये पानी फिर से गया नदियों में, है ना, नदियों जो है समुद्रों में, फिर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है ये चलती रहती है। तो जो है यहाँ पे यही बताया गया है कि जो है सूर्य के ताप के कारण जल जो है वो वाष्पित होता है। किसके ताप के कारण? सूर्य के ताप के कारण। तो ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, और यहाँ से यह वर्षा, हिम और सहिम जो है वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरती हैं। तो अब जानेंगे किस प्रक्रम द्वारा ये कार्य हो रहा है। तो जिस प्रक्रम में जो है जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर जो है और वायुमंडल धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे कहते हैं जल चक्र। जल चक्र क्या हुआ? महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच जल जो है वो चक्कर लगाता है, जिसे कहते हैं जल चक्र। तो हमारी पृथ्वी जो है वो थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। तो जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। तो देखिए क्या होता है कि अलवण जल के मुख्य स्रोत ताल, सोते, हिमनद हैं, और महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय होता है। लवणीय किसका किसका जल होता है? महासागरों और समुद्रों का। और इसमें अधिकांश जो होता है वो नमक होता है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। Na को सोडियम के नाम से जाना जाता है, Cl को क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं। अब हम थलशाला के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरीके से दबा दें, और इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगा दें, और सबसे पहले बड़े पौधे लगाएं। उसके बाद जो है उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें, और पत्तियां और मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल जो है वो संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में जो है वो नीचे गिरता है। तो देखिए, अब बात करेंगे ग्लोब की। तो ग्लोब में जो है जल का क्षेत्र, आपको जितना भी जो है नीला पोर्शन दिख रहा होगा वो किसका क्षेत्र है? ये जल का क्षेत्र है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपको प्रशांत महासागर दिख रहा है, जो सबसे बड़ा महासागर है। ठीक, इसके पश्चात आप देख पा रहे होंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यहाँ यहाँ दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चात देख रहे हैं कि देखिए भारत के जस्ट नीचे हिंद महासागर उपस्थित है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं जो है प्रशांत महासागर जो है ग्लोब राउंड शेप में बंद हो जाता है, तो जो है प्रशांत महासागर स्थित है। तो जल जो है, समझ लीजिए कि जल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो बिछा हुआ है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महासागर का पानी जो होता है वो लवण युक्त होता है, और जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं, और नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो देखिए, महासागर जो है कितने % है पूरी मतलब ग्लोब में? आपको दिखाई दिए 97.3% जो है वो महासागर है। आप समझ लीजिए कि खारा पानी तो पीने योग्य होता नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि पीने की पानी की मात्रा कितनी कम होगी। आइए हम देखते हैं। तो हम देखेंगे इसमें जल के वितरण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। 3/4 मतलब 4 में से 3 भाग जो है वो जल से पूरा घिरा हुआ है। और यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद जो है संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? ऐसा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि महासागरीय जल जो है, यानी कि लवणीय जल 97.3%, बर्फ छत्रक यानी कि बर्फ बने हुए जल का प्रतिशत है 2%, भूमिगत जल यानी कि जो भूमि के नीचे है 0.68%,
झीलों का अलवण जल जो है 0.009%, देख पा रहे हैं आप कितना कम है। नमकीन झीलें जो है 0.009%, और वायुमंडल में जल जो है 0.0019%, और नदियों के पानी जो है बहुत ज़्यादा कम, मतलब समझ लीजिए कि 0.0001%, कुल मिला के 100% हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे कि पीने के पानी की मात्रा कितनी कम है, इसीलिए जो है कई देशों को जल की कमी का सामना करना पड़ता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं कि देखिए लवणता जो है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, और महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। अब बात करेंगे इजराइल के मृत सागर की। तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर जो है लवण होती है। तैराक इसमें जो है तैर सकते हैं, क्यों? क्योंकि नमक की अधिकता के कारण इसकी सघनता जो है बनी रहती है। तो सघन बनी रहेगी तो उसमें जो है तैरने में आसानी होती है। अब एक क्रियाकलाप देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम में क्रियाकलाप भी जो है उतना इम्पोर्टेंस रखता है जितना चैप्टर इम्पोर्टेंस रखता है। कभी कभी जो है पूरा का पूरा क्रियाकलाप ही एग्जामिनेशन में रख के पूछ लिया जाता है, तो क्रियाकलाप पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 2 लीटर जल लेते हैं, और मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। तो बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल जो है लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर और समुद्र में पाया जाता है। तो यह जल उपभोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। तो कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। आप प्रयोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। 9 चम्मच जो है बर्फ छत्रक जल, 2 चम्मच जो है भौम जल, हाफ चम्मच जो है अलवण जल की झीलें, और 1 बूंद जो है वो नदियाँ। तो इस प्रयोग में आप देख पा रहे होंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जल के ना होने पे हम अपने जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए जो है जीवन के अधिकार में पानी का अधिकार शामिल है। क्यों? क्योंकि जो है पानी के बिना तो जीवन चल नहीं सकता ना, और जो है प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बात करते हैं अब महासागरीय परिसंचरण की। तो देखिए क्या होता है कि समुद्री तट पर नंगे पैर चलने पर कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। क्या होता है कि पुलिन पर जो है नम बालू होती हैं, ठंडी पवनें चलती हैं, समुद्री पक्षी होते हैं, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला होता है। आप सभी जानते होंगे कि जब लोग बीच पे जाते हैं तो कितना एन्जॉयमेंट करते हैं, तो ये सारी फीलिंग्स जो है आती है वहाँ पे। और ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल जो है हमेशा गतिमान रहता है, झरझर की आवाज़ें आती रहती हैं, तो यह कभी शांत नहीं रहता। और महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे हो गई, ज्वार भाटा हो गया, धाराएं हो गई। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ और दिया हुआ है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को जो है वो प्रबलित किया जाता है। देख पा रहे होंगे ये प्रशांत महासागर का नज़ारा है, ठीक है। इधर रेत दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे जो है पानी जो है हमेशा फ्लो करता रहता है, तरंगे भी यहीं आती हैं, ज्वार भाटे धाराएं यहीं पे होती हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे तरंगों के बारे में। तो देखिए समुद्र तट पर गेंद के जैसे खेलते समय जब गेंद जो है जल में गिर जाती है तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि जो है गेंद जो है ऊपर से जाते जाते नीचे चली जाती है। उसी प्रकार तरंगों का भी रूप होता है। आप देख पा रहे होंगे फिगर में, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए तरंगे जो हैं इसी प्रकार चलती हैं, ठीक है। तो ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि जो है कैसे तरंगों के साथ जो है गेंद जो है तट पे वापस लौट आती है, और जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें कहते हैं तरंगे। तो बात करते हैं तूफान में तेज वायु के चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे तूफान चलेगा तो तेज जो है लहरें उठेंगी तो उनकी तरंगे बनेंगी, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा विनाश हो सकता है। जैसे भूकंप की घटनाएं हो गई, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण जो है महासागरीय जल इतनी अत्यधिक विस्थापित हो जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे कहते हैं सुनामी। तो देखिए सुनामी जो है एक जापानी भाषा है,
ठीक है, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, यानी कि सुनामी आने पर पोताश्रय जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये तरंगे जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटे से की अधिक से भी जो है गतिमान होती हैं। आपने सुना होगा 2004 में जो है सुनामी आई थी, भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। तो सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है वो डूब गया था। तो देखिए जो है सुनामी का तांडव का एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए सुनामी पृथ्वी का तांडव, बात है 26 दिसंबर 2004 की। हिंद महासागर में सुनामी तरंगों और पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र थी सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मतलब बहुत भयावह थी। 9.0 जो है रिक्टर पैमाना मापा गया था और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति जो है मतलब अचानक से गति उत्पन्न हो गई और इसी कारण जो है वो वहाँ भूकंप आया और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गए, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गए और नीचे की दिशा में झुक गए। और इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में जो है वहाँ पे जल उसी ओर बहने लग गया। भाई जब दोनों प्लेटों के बीच स्पेस होगा मतलब जगह होगी तो जल तो वहीं जाएगा। फलस्वरूप क्या हुआ कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। वहाँ से भाई जल विस्थापित हो रहा है, जहाँ पे जगह बनी हुई है वहाँ जा रहा है। तो भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा और ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। जिस मतलब समझ लीजिए कि जो वायुयान की गति जितनी होती है उतनी ही गति उस सुनामी की थी और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप जो है पूर्णतः डूब गए और भारतीय सीमा का धुर यानी कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है वो पूरी तरीके से डूब गया। तो जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई जो है वो कम हो गई। ठीक है, तरंगे देखिए इस प्रकार आती है, मैं आपको दिखा दूँ ये तरंगे। अब तरंगों की लंबाई जो है वो कम हो गई। ठीक है, लंबाई कम हो गई। आप देख पा रहे होंगे तरंगे किस प्रकार गति करती हैं। तो लंबाई कम हो गई और इनकी जो है गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। ठीक है, इसके पश्चात क्या हुआ, समुद्र तट से सुनामी की तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई और जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक लोग घर से बेघर हो गए क्योंकि उनके जो घर हैं वो जलमग्न हो गए। और भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सर्वाधिक प्रभाव दिखा। यद्यपि पहले से ही जो है भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत जो है 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। तो प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में जो है सुनामी कभी कभी ही आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम है। आप देख पा रहे होंगे ये तमिलनाडु का तट है, यहाँ पे सुनामी के कुछ फिगर दिखाए गए हैं। देखिए कितना भयावह चित्र है सुनामी का। ये देखिए सारे घर जो है वो जलमग्न हो गए हैं, है ना। तो दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई 100 वर्षों से जो है सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी और हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। तो सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है? सुनामी आने का जो है प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। तटीय क्षेत्र यानी क्या कि जो स्थल है, स्थल जो है जल से घिरा हुआ होता है, तो वहाँ पे जो है वो जल की जो है तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। और जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लग गए। भाई देखो क्या बेवकूफ़ी है। और इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक जो है खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई।
तो अब बात करेंगे ज्वार भाटा क्या होता है। हमने तरंगे देख ली, अब हम बात करेंगे ज्वार भाटे के बारे में। देखिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल जो है तट के हिस्से को जो है डुबो देता है तो उसे कहते हैं ज्वार। मतलब कि सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जो है वो जल जो है तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे कहते हैं ज्वार। और जब जो है जल अपने निम्नतर स्तर पर आ जाता है तो जो है तट से पीछे चला जाता है तो उसे कहते हैं भाटा। ज्वार क्या हुआ कि जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल जो है तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे कहते हैं ज्वार। और जब जल जो है निम्नतर स्तर पर आ जाता है यानी कि तट से पीछे चला जाता है तो उसे कहते हैं भाटा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के मूवमेंट से ही जो है वो ज्वार भाटे आते हैं। तो सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जब पृथ्वी जो है पृथ्वी का जल जो है वो चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जो है जल अभिकर्षित होता है। मतलब क्या कि जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। जल हटा वहाँ से तो वो जो है जल की सबसे जल ऊंचाई पे गया जिसके कारण जो है वो ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। आप देख पा रहे होंगे सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आपको दिखाई देते हैं। तब क्या होता है, तब जो है इस समय सबसे ऊंचा ज्वार उठता है, सबसे ऊंचा ज्वार उठता है और उसे कहते हैं बृहद ज्वार भाटा। लेकिन एक चीज़ और है, लेकिन जब चांद जो है अपने प्रथम और जो है अंतिम चतुर्थांश में रहता है तो जो है चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चंद्रमा है पृथ्वी के जस्ट पीछे अपने चतुर्थांश पे। तो क्या होता है, विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल का प्रभाव पड़ता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो होता है वो लघु ज्वार भाटे आते हैं। तो उच्च ज्वार का नौ संचालन में सहायक होते हैं। नौ संचालन यानी कि जो नौ संचालन जो चलता है जो महासागरों में, तो ये जो है जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां जो है वो तट पे आ जाते हैं। भाई देखिए, आप समझ लीजिए कि जब सबसे उच्च ज्वार उठेगा तो ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे मूवमेंट होगा ना। तो क्या होगा, ऐसे मूवमेंट हुआ, मछलियाँ यहाँ आई और जस्ट फेंका गई तट पे। ठीक है, तट पे फेंका गई तो ऐसे में मछलियाँ तो ज़्यादा दिखेंगी ही ना। तो क्या होता है कि जब उच्च ज्वार आता है तो मछलियों पकड़ने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इससे क्या होता है, मछुआरे बड़े खुश होते हैं, उन्हें बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ने को जो है मिल जाती हैं। और कुछ स्थानों में तो ज्वार भाटे होने वाले जो है जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। बात करेंगे अब महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तो देखिए, महासागरीय धाराएं होती हैं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। क्या होती हैं महासागरीय धाराएं, एक निश्चित दिशा होती है उनकी। अगर जो होती है इस साइड मूवमेंट कर रही हैं तो इसी साइड जो है वो मूवमेंट करेंगी और जो है एक निश्चित दिशा में गति करते हुए महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहती रहती हैं। इन्हें कहते हैं महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं ये तो या तो गर्म हो सकती हैं या ठंडी हो सकती हैं। तो सामान्यतः जो होती हैं वो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती है। मैंने आपको बताया था, ये हो गया ग्लोब और ये है इक्वेटर जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो है भूमध्य रेखा पे गर्म महासागरीय धाराएं गमन करती हैं और ध्रुवों की ओर जो है प्रवाहित होती हैं और ठंडी धाराएं ध्रुवों से प्रवाहित होकर जो है ये भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो उष्णकटिबंधीय और निम्न अक्षांशों की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। तो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जल धाराएं होती है। तो महासागरीय धाराएं जो होती हैं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए ये ग्लोब है, ये है इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे सन है। ठीक, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी जो होती है यहाँ इक्वेटर पे
लंबवत पड़ती है और धीरे धीरे जैसे जैसे पोल पे जाती जाएगी तिरछी होती जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा स्थान होगा? इक्वेटर पे होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ रही हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इक्वेटर पे जो है गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं। तो आप जान पा रहे होंगे कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो गर्म धाराओं से जो है स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, जाहिर सी बात है। और जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि इधर से गर्म जलधारा आ रही है, इधर से ठंडी जलधारा आ रही है। ये दोनों जहाँ पे भी मिलेंगी तो वहाँ पे सर्वाधिक मछली जो है वो पाई जाती है। तो इसे कहा जाता है मत्स्य क्षेत्र, मतलब मछली का क्षेत्र। तो आप देखिए कि जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट जो है इसके उदाहरण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए जलधाराएं जा रही हैं, जो आपको ब्लू लाइन यानी कि जो है नीली लाइन से शो हो रहा होगा वो ठंडी जलधाराएं हैं, और जो है ऑरेंज लाइन से शो हो रहा होगा वो गर्म जलधाराएं हैं। तो ये देखिए ये नॉर्थ अमेरिका के पास जो है लैब्राडोर की जलधाराएं जो है वो कैसी जलधाराएं हैं? ये ठंडी जलधाराएं हैं। इसके पश्चात आप देख रहे होंगे यहाँ गल्फ स्ट्रीम की जो है जलधारा है वो गर्म जलधारा है। यहाँ कैनरीज की जलधारा है, तो ये जो है ये ठंडी जलधारा है। ठीक, इसके पश्चात आप यहाँ कैलिफोर्निया की जलधारा देख पा रहे होंगे, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है याद कर लेंगे। एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, तो आप ध्यान रखेंगे। इधर आप देख पा रहे होंगे एशिया के बाद जो है ये जो प्रशांत महासागर में क्यूरोशियो जलधारा, तो ये भी जो है गर्म जलधारा है ना। तो ध्यान रखेंगे, आप एक बार ये मैप पढ़ लेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है ना वहाँ पे कोहरे वाला मौसम बनता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा आएगी, जाहिर सी बात है बाधा आएगी। कोहरा होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा तो कैसे चलेगा नौ संचालन? तो इसलिए नौ संचालन में जो है वो बाधा आती है। अब बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब देखिए हम थोड़ा अभ्यास लगाते हैं, प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है वर्षण क्या होता है? तो वर्षण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नदियाँ थी। ठीक है, नदियों से जो है वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के पश्चात जो है संघनन के माध्यम से बादल बने, और बादल जो होते हैं वे फिर से वर्षा करते हैं, और वो यह वर्षा का पानी फिर से नदियों में जाता है, तो इसे कहते हैं वर्षण। तो देखिए क्या होता है वर्षण? जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है, और यहाँ से वर्षा हिम, ओस और सहिम वृष्टि के रूप में धरती में समुद्र के नीचे गिरता है, तो ये कहलाता है वर्षण। अब बात करेंगे जल चक्र क्या होता है। तो देखिए जिस प्रक्रम में लगातार जल जो है अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, जैसे आपने देखा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई, ठीक है, संघनन की प्रक्रिया द्वारा बादल बना, फिर जो है वो फिर से धरती में गिरा, तो क्या हुआ? इसे कहते हैं जल चक्र। अगला क्वेश्चन है लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो लहरों की ऊंचाई कौन प्रभावित कर सकता है? सबसे पहली बात तो जल की मात्रा जो है प्रभावित करती है। दूसरी है अगर वायु तेज होगी तो लहरें भी तेज होंगी, वायु की तीव्रता कम होगी तो लहरें धीरे उठेंगी, है ना। तीसरी चीज क्या प्रभावित करेगी? तीसरी चीज ये प्रभावित करेगी सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। देखिए सूर्य चंद्रमा के बीच जितना ज़्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो लहरें उतनी ही ज़्यादा ऊपर उठेंगी। अगली बात करेंगे कि महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। सबसे पहला कारक है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। दूसरा कारण ये है वायु की गति। तीसरा कारण ये है तापीय अंतर, यानी कि तापमान में अंतर होता है। तो चौथा कारण ये हुआ पृथ्वी की घूर्णन गति, और जो है पांचवा कारण ये हुआ महासागरीय जल में लवणता की मात्रा। अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे उत्पन्न होते हैं? देखिए आप सभी जानते हो, अभी मैंने जस्ट ही आपको बताया कि दिन में 2 बार जो है नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या होता है? ज्वार भाटा। और जब सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है जल उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे कहते हैं ज्वार। और जब वो अपने निम्नतर स्तर में आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसे कहते हैं भाटा। और सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण
ज्वार भाटा आते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी पूछ लिया जाता है कि ज्वार भाटे क्यों आते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य जो है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव के कारण जो है ज्वार भाटे आते हैं। अगला क्वेश्चन है महासागरीय धाराएं क्या हैं। तो क्या है महासागरीय धाराएं? ये मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित गति में, एक निश्चित दिशा में जो है महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं महासागरीय धाराएं। अब दो कारण बताने हैं। पहला कारण ये बताना है कि समुद्री जल नमकीन होता है। क्यों होता है भैया, इसमें क्या ऐसा पाया जाता है कि समुद्री जल नमकीन होता है? मैंने आपको बता दिया था कि इसमें पाया जाता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड की अधिकांश मात्रा पाए जाने के कारण जो है समुद्री जल नमकीन होता है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा बहुत अधिक होती है और समुद्र में जो है जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होना, नमक उसमें मिला रहेगा तो जो है उस जल का वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण तो नहीं होता, पानी ही तो वाष्पित होगा, नमक थोड़ी ना वाष्पित होगा। तो नमक जो है वो ज़मीन में ही रह जाता है, तो इसलिए जो है समुद्र नियमित रूप से जो है लवणता जो है उसकी बनी रहती है और इसीलिए समुद्र जल में लवणता जो है बढ़ती रहती है। अगला जो है कारण ये बताना है कि जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। कैसे हो रहा है? सबसे पहली बात तो होती है कि इसमें जो है ह्यूमन इन्वॉल्व है। मतलब क्या कि मानव इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जो है अपनी क्रियाकलापों से काफ़ी मात्रा में जल जो है वो प्रदूषित कर देता है। दूसरी बात, उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल हो गए जो जलाशयों में मिलने पर जल की गुणवत्ता का ह्रास करते हैं। तीसरी बात ये हो गई कि घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल जो हैं विभिन्न जलाशयों से मिलने पर भी जो है जल की गुणवत्ता का ह्रास होता है। आगे बात करेंगे, हम सही का चिन्ह लगाएंगे कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता है, इसे क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, इसे कहते हैं जल चक्र। अगला क्वेश्चन ये है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कहाँ उत्पन्न होती हैं? मैंने बताया था कि सूर्य की रेखा सीधी कहाँ पे पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा में ही तो गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होंगी। तो दूसरा क्वेश्चन का जो है दूसरा नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। अब हम मैच द फॉलोइंग देखेंगे कि जो है कौन सा सही है। तो कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर क्या है? एक विशाल झील है। ज्वार भाटा, जल में आवधिक चढ़ाव और उतार। सुनामी क्या है? तीव्र भूकंप तरंगे हैं। महासागरीय धाराएं क्या है? निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं हैं। तो ये छात्र स्वयं करेंगे, ठीक है। तो यही समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ गाइस, ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं और अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं सच बता रही हूँ कि मैं ये चैनल बंद कर दूँगी। बस बहुत हो गया, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, इससे व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तभी तो पढ़ाने का मज़ा होता है, अलग ही मज़ा होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। तो प्लीज़ गाइस शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।